ये भाग तृतीय की समस्त छात्रों को नमस्कार। हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत हम लोग मिल के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे मिल के प्रतिनिध्यात्मक शासन। हम देखते हैं कि मिल का प्रतिनिध्यात्मक शासन के बारे में जो विचार दिए उसमें वो दिए कि कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये उनका एक लेख था जिसके अंतर्गत उन्होंने लोकतंत्र का सर्वोत्तम रूप प्रत्यक्ष लोकतंत्र अर्थात प्रतिनिधि शासन, जिसे हम ये कह सकते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बताया। प्रतिनिध्यात्मक शासन जहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, तो यही प्रतिनिध्यात्मक शासन है। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। प्रतिनिधि शासन सर्वश्रेष्ठ शासन है। मिल कहता है कि प्रभुत्व शक्ति समाज में है। नागरिक सार्वजनिक कार्यों में भाग लें, स्वतंत्र निर्णय लें, स्वाभिमान उनका सुरक्षित रहे। इसके लिए वे एक जागरूक प्रतिनिधि बने, जागरूक अपना नागरिक बने, जिससे कि प्रतिनिधि पर नियंत्रण रह सके। नेक्स्ट है अनुभव आधारित ज्ञान का महत्व, यानी जनता को अपना जब प्रतिनिधि चुनती है तो उसे अपने अनुभव के आधार पर ही अपने प्रतिनिधियों का चयन करना चाहिए। फिर है व्यक्ति स्वयं ही अपने हितों का रक्षक है, यानी अगर आपने एक बार प्रतिनिधि चुन लिया और उसके बाद हम ये कहें कि एक बार प्रतिनिधि चुन लिया तो वही हमारी रक्षा करेगा, ऐसा नहीं। यदि प्रतिनिधि आपके हितों की रक्षा नहीं कर रहा है तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, तो अपने हितों की रक्षा स्वयं ही करनी होगी। स्वयं राज्य एवं शासन के हित में है, अर्थात नागरिकों का जो एक इसका प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था का उद्देश्य है नागरिकों की भौतिक समृद्धि तथा कल्याण के लिए कार्य करना। तो प्रतिनिधि पर नियंत्रण भी किसको करना है? जनता को करना है। व्यक्ति व समाज के हितों में समन्वय संभव होना चाहिए कि व्यक्ति और समाज दोनों में ही दोनों के हितों जो हैं वो एक होने चाहिए, व्यक्तिगत नहीं सामाजिक। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उचित विकल्प है। क्यों है? मिल कहता है कि समय समय पर प्रतिनिधियों का क्या होना चाहिए, उसका निर्वाचन होना चाहिए, यानी एक बार चुन लिया तो ऐसा नहीं, वो एक निश्चित समय के लिए होना चाहिए। निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संचालन होना चाहिए, यानी जो प्रतिनिधि हैं वही निर्वाचित हैं तो वो अपने क्षेत्र के बारे में के हितों के बारे में वही जानते हैं, तो इसलिए उनके द्वारा ही उसका संचालन होना चाहिए। शासन की सत्ता पर नागरिकों का नियंत्रण होना चाहिए, यानी उस पर समय समय पर जनता के विचार भी लेने चाहिए, जिससे कि ये पता चले कि वो शासन जो है वह सही प्रकार से निर्णय ले रहा है या नहीं। तो ये तो एक मिल ने अपने प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता बताई, लेकिन इसके दोष भी हैं, कुछ कमियां भी हैं प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था की। वो क्या है? आलोचक कहते हैं कि पहली बात है कि व्यवस्थापिका की दलीय पद्धति के दोष, यानी उसमें केवल एक बहुमत के आधार पर हम ये कहें कि वही सत्ता बनाते हैं, सत्ता में आते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं, तो जो अल्पमत में राजनीतिक दल हैं वो अल्पमत रह जाते हैं, उनके विचारों को नहीं सुना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बहुमत दल है वही अपने हितों के आधार पर निर्णय लेते हैं। फिर आता है प्रतिनिधियों का अयोग्य होना। कई बार क्या होता है कि केवल जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उन्हें चुन लिया जाता है, वो योग्य भी नहीं होते, उसके बावजूद भी उनका प्रतिनिधि चुन ले तो वह अपने जनता के हितों को रक्षित नहीं कर सकते। फिर आता है निर्वाचन प्रणाली दोषपूर्ण है। निर्वाचन प्रणाली दोषपूर्ण क्यों है? क्योंकि जनता का स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, जबकि बहुमत के आधार पर जो भी अनुपातिक जो बहुमत मिलता है उसके आधार पर ही सरकार का निर्माण होना चाहिए, वह नहीं होता। फिर दूसरा आता है सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं होता। कई बार हम देखते हैं कि उसमें केवल अपने लोगों को ही प्रतिनिधि बना देते हैं, उनको ही प्रत्याशी के रूप में खड़ा करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी नहीं होता है कई बार। फिर आता है मताधिकार के जो आलोचक मानते हैं वो ये कहते हैं मताधिकार से संबंधित दोष। मताधिकार से संबंधित इसमें क्या होता है कि शिक्षित और अशिक्षित
धनी और निर्धन सभी के मत का मूल्य समान होना चाहिए। समान नहीं होता जो कि समान है, जो कि अनुचित है, क्योंकि इसमें शिक्षित भी वही है, अशिक्षित है, सबके एक जैसे अगर मत का मूल्य है तो ये अनुचित है। फिर है स्त्री मताधिकार का निषेध। ये कई बार कई देशों में बहुत समय बाद, बहुत लंबे काल के बाद में ही उनको स्त्रियों को अधिकार दिया गया है। तो इस पर मताधिकार का अधिकार दिया है तो यह क्या है, असमानता को स्पष्ट करता है। फिर आता है गुप्त मतदान की प्रणाली। निजी हितों को गुप्त मतदान की प्रणाली, यानी हम देखते हैं कि गुप्त मतदान होते हैं तो इसलिए कई बार इसमें कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो आलोचक ये मानते हैं कि निजी हितों को शक्तिशाली बनाने वाली ये गुप्त मतदान प्रणाली होती है, तो इसीलिए क्या होता है, ये अनुचित होती है। तो आलोचक ये मानते हैं कि प्रतिनिधित्व शासन में कई दोष हैं, लेकिन इन दोषों को दूर करने के लिए कुछ दोषों को अंत करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। जैसे प्रतिनिधि सभा का कार्य को सीमित कार्य दिए गए हैं कि वह कुछ निश्चित विषयों पर ही, निश्चित सीमा पर ही वह कार्य कर सकते हैं। उनको एक बजट दिया जाता है तो एक निश्चित उनकी सीमा होती है जिसके अंतर्गत वो कार्य कर सकते हैं। फिर आता है कानून निर्माण संबंधी सुझाव। जब कानूनों का निर्माण होता है तो उसमें जनता की सहमति भी होनी चाहिए, तो उसके अंतर्गत भी वो मानते हैं। फिर आता है कि तीसरा सुझाव दिया जाता है प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित सुझाव, कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो मंत्रियों तक जनता की जो समस्याएं हैं उनको वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करें। फिर आता है प्रतिनिधियों संबंधी सुझाव। प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, जिनका कि समय समय पर जनता से संपर्क स्थापित होना चाहिए। वो एक बार प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं कि वह केवल अपने तक ही सीमित रहें, वरन वो जनता से समय समय पर उनके विचार, उनके हितों को जाने। फिर आते हैं प्रतिनिधि, जो सुझाव दिया जाता है वो है प्रतिनिधि तो धन के कुप्रभाव से मुक्त हो। यानी वह प्रतिनिधि जो चुन लिए जाते हैं वो दिखते क्या होता है कि धन कमाने का एक साधन समझ लेते हैं और वो अपना धन कमाने लगते हैं, जनता का वो ध्यान नहीं रखते। फिर आती है जो सुझाव दिया जाता है वो कहते हैं कि भाई इस धन से इनको दूर रखा जाए। फिर आता है निर्वाचन प्रणाली में सुधार के सुझाव। निर्वाचन प्रणाली में सुझाव क्या होने कि इसमें जनता को जो है जो जैसा बहुमत मिलता है, अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो अनुपात के आधार पर जो दलीय आधार है, राजनीतिक दलों को मिलता है उसके आधार पर ही उन्हें सरकार में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। फिर आता है खुले मतदान की प्रणाली का समझ। जो अभी तक हम आलोचक मानते हैं कि गुप्त मतदान प्रणाली नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने कहा खुले मतदान की प्रणाली होनी चाहिए, सबको खुला होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। फिर आता है मताधिकार संबंधी सुझाव। मताधिकार, शिक्षित व्यक्तियों को मताधिकार दिया जाना चाहिए, अशिक्षित को नहीं। दूसरा आता है कि करदाता को मताधिकार, जो कर देता है चाहे शिक्षित है या अशिक्षित है, स्त्री है या पुरुष है, उन सबको मताधिकार देने का प्रयोग। फिर महिला मताधिकार का समर्थन। महिलाओं को अधिकार दिया जाना चाहिए। कई देशों में अभी भी मताधिकार स्त्रियों को मताधिकार देने का भी अभी भी दिया है, जिससे कि उनको वंचित रखा गया मताधिकार से। तो समानता की भावना का विकास किया जाना चाहिए। फिर आता है गुणात्मक या बहुल मताधिकार का समर्थन, यानी उसमें जो मत का मूल्य जो समान रखा गया है उसको अलग कर जाना चाहिए। शिक्षित, निर्धन, धनिक, निर्धन, उनका कितना योगदान है समाज के विकास में, उसके आधार पे उनके मताधिकार का समर्थन किया जाना। ये तो हमने देखा इसके। अब इसके बाद हम इसकी आलोचना और इसकी उपयोगिता पढ़ेंगे, वो अगले वीडियो में देखेंगे।